गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक रिसेंटली रिलीज्ड गॉथिक हॉरर फिल्म के बारे में। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर भी है और इस फिल्म का नाम है द लास्ट थिंग मैरी सॉ। ये कहानी शुरू होती है 1843 में एक साउथ ओल्ड नाम के ऑब्सक्योर आइलैंड से। यहाँ हम दो पुलिस ऑफिसर्स को आपस में बात करते हुए देखते हैं। किसी केस को लेकर बहुत उलझे हुए थे वो लोग। एक ऑफिसर को लगता है कि ये डेविल का काम है, गुनहगार जरूर शैतान के वश में है। उसे मौका देने का मतलब है शैतान को मौका देना, जो उन्हें कभी नहीं करना चाहिए। मगर दूसरा ऑफिसर ऐसा नहीं मानते, चीजों को लॉजिकली इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं वो। एक इंटेरोगेशन सेशन स्टार्ट होता है जहां हम पहली बार उस गुनहगार से मिलते हैं। ये तो एक लड़की है 18 साल की, नाम है मेरी। उसके आंखों पर पट्टी है और उसके अंदर से कंटिन्यूअसली खून बह रहा है, काले रंग का खून। इस आइलैंड पर रहने वाले एक बहुत ही रिच फैमिली की बेटी है वो, जिस फैमिली में बस 2 दिन पहले ही एक बहुत भयानक हादसा हुआ है। एक ऐसी दहशत जिससे सबकी रूह कांप उठी थी। मेरी पर आरोप है इस मैसेकर के पीछे और उसके ग्रैंड मॉम के गायब हो जाने के पीछे उसका हाथ है। सिर्फ शैतान के कहने पर ही कोई ऐसा काम कर सकता है। लेकिन अगर मेरे खुद कल्प्रिट है तो उसके आंखों की ऐसी हालत किसने की? ये लोग उसे लॉर्ड्स प्रेयर रिसाइट करने के लिए कहते हैं, जो मेरी बहुत ही आसानी से कर देती है क्योंकि वो किसी शैतान के वश में नहीं थी। और उसके बाद शुरू होता है असली इंटेरोगेशन, जहां मेरी खुद बताती है उसके घर में 2 दिन पहले एग्जैक्टली क्या हुआ था। इस ऑफिसर के पास हम एक किताब भी देखते हैं जो उस घर में मिली थी। खून लगा था उस पर। ये कोई होली बुक नहीं है। इस किताब में जो कुछ भी लिखा है वो उनके बिलीव्स के खिलाफ है। अब इससे इस हादसे का क्या ताल्लुक, वो हमें बाद में जानने मिलेगा। फिलहाल पता चलता है ये मेरी अपने ही घर में काम करने वाली मेड एलेनोर से प्यार करती थी। वो लोग दिन के उजाले में एक दूसरे से मिलते थे। उसे कोई डर नहीं था लोगों का। उसके पेरेंट्स रैंडल्फ एंड एग्नेस इस बात को लेकर बहुत परेशान थे। उन्होंने कई बार मेरी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बात एडमिट ही नहीं करती तो उसे कौन समझाए। फाइनली वो लोग हेड ऑफ द फैमिली यानी कि रैंडल्फ के माँ से बात करते हैं। यहाँ उनका कोई नाम बताया नहीं गया तो हम उन्हें मैट्रियार्क नाम से ही बुलाएंगे। पता चलता है ये फैमिली किसी सीक्रेट कल्ट का हिस्सा है। मैट्रियार्क के पास बहुत सीक्रेट नॉलेज है और जादुई ताकत भी। सभी उन्हें बहुत मानते हैं, भगवान की तरह पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं। वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। वो उसी रात एग्नेस के भाई यूस्टस और उसकी पत्नी एन को घर बुलाते हैं, जो फील्ड के दूसरी तरफ रहते थे। हम देखते हैं उन्हें देखते ही इस घर के गार्ड थियोडोर का चेहरा फीका पड़ जाता है। दर्द और डर में खुद को छुपाने की कोशिश करता है वो, मगर क्यों? इसका जवाब भी हमें आगे पता चलेगा। घर में एग्नेस अपने भाई को मनाने की कोशिश करती है जिससे वो लोग एलेनोर को साथ ले जाए। वो एज अ मेड बहुत अच्छी है, सारा काम आता है उसे, इवन पढ़ाई लिखाई भी जानती है वो। अगर मेरी पर उसका गलत असर ना पड़ता तो एग्नेस उसे कभी नहीं छोड़ती। पहले तो यूस्टस राजी नहीं होता। उसके घर में भी जवान लड़का है, ऐसे लड़के को घर ले जाना तो मुसीबत को बुलावा देना है। बाद में बहुत सोच विचार करने के बाद कहता है अगर एलेनोर का प्रॉपर तरीके से करेक्शन किया जाए तो वो सोच सकता है। करेक्शन मतलब एक तरह की पनिशमेंट जिसमें गुनहगार को दर्द देकर रिपेंट करवाया जाता है अपने गुनाह के लिए, फोर्सफुली। मैट्रियार्क सजेस्ट करते हैं नील्स एंड प्रेयर। मेरी एंड एलेनोर को रात भर चावल के ऊपर नील डाउन करवाया जाता है। उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, उनके घुटनों से खून भी निकल रहा था, मगर मैट्रियार्क उन्हें आराम नहीं देती। रात भर ऐसा ही चलता रहता है। मेरी का भाई मैथ्यू उम्र में उससे काफी छोटा है तो उसे सबसे दूर रखा गया था, मगर वो अपनी क्यूरियोसिटी होल्ड नहीं कर पाया। दरवाजे के पीछे से सब कुछ देख लिया उसने, लेकिन उसे पता नहीं था उसके बहन ने आखिर किया क्या है। अगले दिन वो अंकल यूस्टस के बेटे से ये सवाल करता है, लेकिन वो डिटेल्स में कुछ नहीं बताता। सिर्फ इतना कहता है कि उन दोनों ने एक बहुत बड़ा अपराध किया है, इसीलिए उन्हें पनिश की जा रही थी, ठीक जैसे सालों पहले थियोडोर ने किया था और उसे भी सजा मिली थी। पता चलता है एक बार थियोडोर इस घर से भागने की कोशिश की थी तो उसके पिता यूस्टस ने उसका पैर तोड़ दिया और फिर पूरा 1 हफ्ता हर रात उसे नील डाउन करवाया गया, और वो भी चावल के ऊपर। अभी वो अपाहिज हो चुका है, चाह भी तो भाग नहीं पाएगा, और इसीलिए थियोडोर अभी भी यूस्टस से इतना डरता है। उस दिन मैथ्यू फिर से एक बार एलेनोर और मेरी को एक साथ देख लेता है। वो छुपके से उन पर नजर रखने लगता है, मगर गलती से एक लकड़ी का टुकड़ा उसके पैर में घुस जाता है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है।
भले ही मेरी उसे देख नहीं पाती, मगर रात में जब वो उसे सुलाने जाती है तो उसका पैर देखकर मेरी को शक होता है। घर में उस पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। एलेनोर से मिलने का मौका ही नहीं मिल रहा था उसे, मगर मिलना तो उसे था ही। तो दोनों मिलके तरह तरह के प्लान बनाने लगते हैं। हम एलेनोर को देखते हैं थियोडोर से बात करते हुए। इस घर में बेचारे को ठीक से खाना भी नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ सबको लगता है अगर उसे खाना मिल गया तो वो लेजी हो जाएगा। एलेनोर कभी कभी छुपके से उसे खाना देने जाती है, मगर वो एक्सेप्ट नहीं करता। अगर घर में किसी को पता चल गया तो उसे बहुत मार पड़ेगा। उसके बातों से उसके अंदर के गुस्से और नफरत का पता चल रहा था। उसके दिल में इस फैमिली के प्रति कोई डिवोशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डर है। मजबूर है वो। उसे फोर्सफुली यहाँ पर रखा गया है, बिल्कुल किसी स्लेव की तरह। एलेनोर उससे एक डील करती है। घर में तो मेरी से मिल नहीं सकती वो, मगर रात में सबके सो जाने के बाद वो और मेरी शेड में मिल सकते हैं। थियोडोर को उन्हें गर्ड दे रहा होगा। बदले में एलेनोर हर रोज उसे खाना देगी रात के अंधेरे में, किसी को पता नहीं चलेगा। थियोडोर को ये डील बहुत पसंद आता है, वो राजी हो जाता है। तो कुछ दिन कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर हम हर बार किसी को बाहर से उन पर नजर रखते हुए देख पाते हैं, जो बाद में जाके मैट्रियार्क को इन्फॉर्म कर रहा था। उन्हें फिर से एक बार पेनफुल करेक्शन से गुजरना पड़ता है, मगर इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन ब दिन वो लोग जैसे डेस्परेट होते जा रहे थे एक दूसरे के लिए। उधर थियोडोर का पेशेंस भी टूट रहा था। ऐसे एक ब्रेड के लिए वो कब तक अपनी लाइफ रिस्क करेगा, लेकिन भूख तो उसे भी लगती है। तो इस सब से निकलने का बस एक ही उपाय है, उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। वो एलेनोर को एक छोटा सा काले रंग का गोला देता है। ये पॉइजन है, पहले इसे चिकन्स पर अप्लाई करना होगा। अगर काम बन जाए तो उसके बाद थियोडोर उन्हें बताएगा आगे का काम। मेरी को डर लग रहा था। वो एलेनोर से कहती भी है भाग जाने के लिए। एलेनोर नहीं मानती। कहाँ जाएंगे वो लोग? जहाँ भी जाएंगे ये लोग उन्हें जरूर ढूंढ निकालेंगे और उसके बाद मार डालेंगे। एलेनोर उस पॉइजन को खिला देती है और बाकी रात वहीं पर बिताने का डिसाइड करती है। भले ही थियोडोर ने उन्हें बार बार मना किया था, वो लोग भूल जाते हैं उसके बाद को। उधर घर में हम मैथ्यू को नींद में छटपटाते हुए देखते हैं। उसे जैसे किसी की विस्परिंग सुनाई दे रही थी और उसके पैर का बैंडेज खून से लथपथ हो चुका था। चलने पर उसके ब्लडी फुटप्रिंट्स पड़ रहे थे जमीन पर। यूस्टस के बेटे को ऐसे ही दाग दिखते हैं और वो जाके किसी को इन्फॉर्म कर देता है। शेड में हम देखते हैं एलेनोर होली बुक के अंदर एक किताब को छुपा कर रखती है। ये वही किताब है जो हमने सेकेंड सीन में ऑफिसर के पास देखी थी। इस किताब में कुछ शॉर्ट स्टोरीज है जो इन्हें बहुत पसंद है। मेरी ने इसे एलेनोर को गिफ्ट किया था। एलेनोर उस किताब को पढ़ना स्टार्ट करती है और ठीक तभी उनकी नजर पड़ती है बाहर की तरफ जहाँ मैथ्यू खड़ा था। मेरी डर जाती है, बार बार मैथ्यू से रिक्वेस्ट करती है किसी को कुछ ना बताने के लिए, मगर उसे पता नहीं था मैथ्यू यहाँ पर अकेले नहीं आया है। उसके साथ आई है मैट्रियार्क। यूस्टस के बेटे ने उन्हें इन्फॉर्म किया था। अचानक ही हवा के झोंके से लैंप बुझ जाते हैं और मेरी को सुनाई देती है एक आवाज मैट्रियार्क की। उसने अपनी जादुई ताकत से एलेनोर पर कब्जा कर लिया था। उसका शरीर हवा में लेविटेट करने लगा था और मैट्रियार्क उसे चोक करके अपने नाखूनों से उसका गला काट देती है। मैथ्यू वहीं पर खड़ा था, सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो जैसे हिप्नोटाइज्ड स्टेज में था। वो सिर्फ वही कहता है जो मैट्रियार्क उसे इंस्ट्रक्ट करती है। मैट्रियार्क उसे और मेरी को लेकर घर लौट आती है। शेड में पड़ी रहती है बेचारी एलेनोर। सबके निकल जाने के बाद थियोडोर उससे मिलने आता है। वो उसका दर्द समझ पा रहा था। उसकी हालत भी तो करीबन सेम ही है। इस घर में स्लेव्स को जानवर की तरह ट्रीट किया जाता है। इससे आजाद होने का बस एक ही तरीका है, उन्हें सेपरेशन को जड़ से खत्म करना होगा। तो वो एक पॉइजनस बॉल उसके हाथ में रख देता है और आगे का प्लान डायरेक्ट करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैथ्यू का बैंडेज चेंज करते वक्त मेरी अपने भाई से बात करती है। कल रात के बाद वो बिल्कुल श्योर हो चुकी है कि इतने दिनों से उसका भाई उन पर स्पाइंग कर रहा था, खबर दे रहा था मैट्रियार्क को। भले मैथ्यू डिनाई करता है, लेकिन शायद उसे भी पता नहीं था कि वो ऐसा कर रहा है। शायद अपने अनजाने में ही, शायद मैट्रियार्क उसे यूज कर रही थी अपने विजन बनाकर, लेकिन उसे पता ही नहीं चला। उधर हम रैंडल्फ को देखते हैं। उसके दिल में कुछ सवाल उठने लगे थे जिनका जवाब ढूंढने वो जा पहुंचता है अपने माँ के पास। कहता है उसके पास एक बहुत पुरानी किताब थी जिसमें कुछ ऐसा लिखा था जो गलत हाथों में पढ़ने पर लोगों से खून भी करवा सकता है। वो किताब गुम हो चुकी है या फिर किसी ने चुरा लिया है। रैंडल्फ ने खुद उस किताब को इस घर में लाया था। उसे लगता है मेरी एंड एलेनोर उससे ही इंस्पायर्ड हुई है। वो नहीं चाहता उसके इफेक्ट से इस घर में और भी कुछ हो।
वो मैट्रियार्क से रिक्वेस्ट करता है एलेनोर को जल्द से जल्द इस घर से निकाल देने के लिए, मगर मैट्रियार्क को वो मौका नहीं मिलता। उसी दिन उनकी मौत हो जाती है। एलेनोर ने उनके चाय में पॉइजन जो मिलाया था। उनकी लाश सबसे पहले मेरी को दिखती है। उनके मुंह से काले रंग का खून निकल रहा था। मेरी जल्दी से उन्हें क्लीन कर देती है, कप को उठा लेती है और फिर इन्फॉर्म करती है बाकी लोगों को। किसी को कुछ पता नहीं चलता, सबको लगता है ये नेचुरल डेथ है। इस फैमिली में किसी के डेथ होने पर उसके फैमिली मेंबर्स पूरे एक दिन के लिए म्यूट रहते हैं। इस बार भी वही होता है, मगर रिचुअल स्टार्ट होने के बाद सभी नोटिस करते हैं मैट्रियार्क की एक उंगली हिल रही है। ये मसल टेंशन के कारण हो सकता है, तो रैंडल्फ उस उंगली को तोड़ देते हैं और इसके कुछ देर बाद ही वो उंगली काली पड़ जाती है। दूसरी तरफ उसी दिन घर आते हैं एक अनजान आदमी, जिसे हम इंट्रूडर बुलाएंगे। वो चिकन्स लेकर आया था। जरूर किसी ने ऑर्डर दिया होगा, क्योंकि घर के सारे चिकन्स तो मर चुके थे। ट्रायल सक्सेसफुल रहा। अभी बारी है मेन प्लान एग्जीक्यूट करने की, जिसके लिए एलेनोर को उस पॉइजन की जरूरत है, मगर उसे घर से निकलने से मना कर दिया गया है और थियोडोर भी घर के अंदर आ नहीं सकता। तो थियोडोर इस इंट्रूडर के हाथ वो पाउच दे देता है और घर के मेड को देने के लिए कहता है। इस बंदे ने अपना चेहरा कवर करके रखा था। एलेनोर को वो अपना चेहरा दिखाता है तो पता चलता है उसके हाफ फेस पर जलने के निशान है। असल में ये उसका बर्थ मार्क है। उसके माँ ने कई सारे डॉक्टर से पूछा, मगर कोई इलाज नहीं मिला। फाइनली 3 साल की उम्र में उसके माँ ने उसे मारने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें लगा था उनका बच्चा शैतान का रूप है। उनकी सोच सही थी या गलत वो तो नहीं पता, मगर उसी दिन इस बंदे ने अपने माँ का खून कर दिया था खुद को बचाने के लिए। उसे पता है ट्रेड कैसे किया जाता है। तो वो एलेनोर को वो पाउच दे तो देता है, मगर फ्री में नहीं। बदले में वो एलेनोर का रेप करता है। एलेनोर भी गुस्से में उसकी एक उंगली काट लेती है और इस बंदे के चिल्लाने की आवाज से मेरी आ जाती है उसे बचाने। दोनों हक करते हैं और ठीक इसी वक्त घर के बाकी लोग उन्हें देख लेते हैं। फिर से उन्हें सजा सुनाई जाती है। एलेनोर को फिर से एक बार चावल के ऊपर नील डाउन करना पड़ता है और मेरी को बनना पड़ता है इस घर की मेड। रात में वो सबको खाना सर्व करती है, ब्रेड एंड चिकन एंड एट लास्ट चाय। मेरी इसी में पॉइजन मिलाती है, सबके कप में डालती है उन ब्लैक बॉल्स को, सिवाय एक कप की। ये मैथ्यू के लिए था। वो बच्चा इनोसेंट है, उसे मारने की जरूरत नहीं, मगर इंसान जो सोचता है वो कहाँ होता है। मेरी सबको अलग अलग से सर्व करती है, मगर लास्ट में रैंडल्फ अपना कप अपने बेटे के कप से एक्सचेंज कर लेते हैं। वो एक्सेस शुगर ऐड कर रहा था, इसीलिए मेरी चाहकर भी कुछ बता नहीं पाई, ना कुछ कर पाई। देखते ही देखते वो पॉइजन अपना काम शुरू कर देता है और एक एक करके सबकी मौत हो जाती है, काले रंग के खून की उल्टी करते करते। रैंडल्फ को समझने में देर नहीं लगती ये किसका काम हो सकता है, मगर उसे भी ज्यादा वक्त नहीं मिलता। कोई उसे शूट कर देता है। देखने पर पता चलता है ये उस इंट्रूडर का काम है। वो इस घर से जाते वक्त एक ब्रेड लेकर गया था, जिसके बदले उसने थियोडोर से उसकी गन ले ली। वो बेचारा भूखा था, इसीलिए खुद को रोक नहीं पाया, मगर इस आदमी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो थियोडोर के गन से उसका ही खून कर देता है और फिर घुस जाता है इस घर में। उसका इंटेंशन कुछ पता नहीं चल रहा था। मेरी उससे कहती है वो और एलेनोर यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। वो रह सकता है इस घर में। इस घर में हिडन ट्रेजर भी है, वो बता देगा कहाँ पर है। मगर वो बंदा यहाँ बदला लेने आया था एलेनोर से। वो उसे शूट कर देता है और अकेली रह जाती है मेरी। मगर उसे समझ नहीं आ रहा था यह बंदा किसके लिए काम कर रहा है, किसने दिया था उसे ऑर्डर। आज तो सभी चुप थे। वो उस बंदे से भी पूछती है, मगर ये बंदा कुछ नहीं कहता, चुपचाप निकल जाता है वहां से। फाइनली जब मेरी को अपने पीछे कुछ हलचल महसूस होती है, तब उसे पता चलता है जिसके फ्यूनरल वो लोग मना रहे थे वो ही है असली कल्प्रिट, द मैट्रियार्क। वो मरे नहीं थे, जिंदा थे वो। उसने इस आदमी को बुलाया था इस घर की ईविल को जड़ से खत्म करने के लिए। उन्हें पता था ऐसा होने वाला है, मगर उसने मेरी को रोका नहीं। उसका कर्मा उसे करने दिया। बचा था सिर्फ रैंडल्फ। उसने उस किताब को घर में लाके जो पाप किया था उसके कारण उसे भी मरना पड़ा। अभी बारी थी मेरी की। मैट्रियार्क उसके आंखों को पोक करके उसे ब्लाइंड कर देती है और फिर खुद गायब हो जाती है। 2 दिन बाद पुलिस मेरी को अरेस्ट करने आते हैं और आज वो यहाँ पर है। उसे पता है पुलिस को खबर किसने दी थी। उसने कुछ देखा तो नहीं, मगर फील जरूर किया था, एक इविलनेस जो अपने आप को भगवान का मैसेंजर बता रही थी। लेकिन क्या वो सच में थी? तो फिर गायब कहाँ हो गई और क्यों? ओनली गॉड नोस। फॉर नाउ पुलिस को पता चल चुकी थी मेरी के गुनाहों के बारे में, तो उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है।
आधे रात जंगल में उसे हैंग किया जाता है। गुनाह तो उसने किया था, मगर उसे मजबूर किसने किया था? प्यार करना कोई जुर्म तो नहीं हो सकता। तो उन पर इतना टॉर्चर क्यों करते थे वो लोग? और मैट्रियार्क, क्या उनका तरीका सही था? वो सही थी? इन्हीं सारे सवालों के साथ ये फिल्म एंड हो जाती है। अपेरेंटली ये काफी सिंपल से साइकोलॉजिकल हॉरर है, मगर इसमें जो हिडन मॉरलिटी है वो काफी कंफ्यूजिंग है। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें एक लाइन दिखाई गई थी कि इस दुनिया में जो भी कुछ होता है उस पर भगवान की नजर रहती है। तो अगर वो सब कुछ देख रहे हैं तो इंसानों को पाप करने से रोकते क्यों नहीं? या फिर मेरी जो सोचती थी वही सही है? उसका कहना था भगवान शैतान को इसीलिए बनाए हैं ताकि उनकी अच्छाई साबित हो सके। कभी कभी हम इंसानों के लिए सही और गलत, गुड एंड इविल के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तब होली गाइडेंस की जरूरत पड़ती है हमें। लेकिन क्या वो मैट्रियर्क जैसा होना चाहिए? शायद नहीं। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मॉरली बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये कहानी। बहुत सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह गए हैं, बट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट ये फिल्म अच्छी है। अ स्लो बर्निंग गॉथिक हॉरर, वन टाइम वॉच के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।